So in our last bit we have studied that the formula for gravitational force is G m into m upon d square. So here so formula for gravitational force is Gmm by d square. What is meant by G? What is G? G को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस ऐसी वैल्यू जो वैल्यू ऑफ यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ आपको हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगी, जिसकी वैल्यू जो होती है अभी आकांक्षा ने वहां पे चैट बॉक्स में लिखी है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 है ना. तो ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू हमारी G की होती है जो आप यूज करते हो व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, देन देयर इज अनदर थिंग दैट इज m. कैपिटल M रिप्रेजेंट द मास ऑफ अर्थ है ना. आप जब भी फोर्स फाइंड आउट करते हो तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो अलग अलग चीजों के मास को वहां पे कंसीडर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ. आपको अर्थ का मास यहाँ पे लेना होता है. सेकंड, द स्मॉल m रिप्रेजेंट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हिचएवर ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर देयर. मींस अगर अर्थ के ऊपर आप इस पेन को अगर कंसीडर कर रहे हो तो आपको एक तो मास आपकी अर्थ का लेना होगा और सेकंड मास आपको इस पेन का लेना होगा, m into m और अपॉन d स्क्वायर. d क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. मतलब अगर आप अर्थ और इस पेन की बात कर रहे हो तो अर्थ के सेंटर से लेके तो इस पेन तक के डिस्टेंस को आपको मेजर करना होगा और वो डिस्टेंस आप यहाँ पे लिख दोगे डिस्टेंस के प्लेस पे. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर लास्ट पीरियड. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक एंड नाउ फॉर दैट वी विल कंसीडर वन एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 10.1 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 134 है ना. उस एग्जांपल को हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं सॉल्व करके, क्योंकि इसी तरह के एग्जांपल्स आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है. इसके लिए आपके कैलकुलेशंस थोड़े से अच्छे होने जरूरी है. अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हो तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है. तो अच्छे से ध्यान दीजिए. एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 10.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 134. तो यहाँ पे जो जो चीजें दी है हमें उसको किस तरह से हमें नोट डाउन करना है उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो. उन्होंने क्या बोला है? द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. तो मैंने अभी आपको बताया मास ऑफ अर्थ को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कैपिटल M इक्वल टू क्या फॉर्मूला, क्या वैल्यू है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. ये वैल्यू हमें गिवन है मास ऑफ अर्थ की. एंड दैट ऑफ द मून. मून का मास जो है, मैं सेकंड ऑब्जेक्ट ले रहा हूं इसको, इसलिए इसकी वैल्यू मैं स्मॉल m से डिनोट करूंगा जो कि है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास ऑफ मून जो कि सेकंड ऑब्जेक्ट है इस केस में. देन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून. डिस्टेंस को मैं d से डिनोट करता हूं. इसकी वैल्यू है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर. ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स. फोर्स आपको पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स. G की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी रहती है जो कि 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर. ये हमारा है फॉर्मूला, ये हमारी वैल्यू है G की. ठीक है, और यहां से उसने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तो हमने अभी अभी देखा था. फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लिख लेता हूं मैं फॉर्मूले को. F इज इक्वल टू G m m अपॉन d स्क्वायर. ठीक है ना. तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? भी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं. आपको हमें सिर्फ क्या करना है? जो भी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है उसको यहाँ पे पुट करना है. बट एक चीज के ऊपर आपको हमेशा फोकस करना है कि जो भी वैल्यूज हमें दी है वो एक प्रॉपर यूनिट के अंदर दी है क्या, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है. प्रॉपर यूनिट मतलब क्या होता है? हम लोग एसआई यूनिट को कंसीडर करते हैं. तो हर एक ऑब्जेक्ट का कि हर एक मैग्नीट्यूड के लिए या फिर किसी भी मेजरमेंट के कुछ अलग अलग यूनिट्स होते हैं. जैसे आप मास का यूनिट अगर एसआई यूनिट में देखोगे तो केजी होता है. तो ऑलरेडी मुझे केजी में ही दिया है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मास सेकंड ऑब्जेक्ट का भी केजी में दिया है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है.
डिस्टेंस जो दिया है वो दिया उसने किलोमीटर में, जबकि हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है डिस्टेंस के लिए वो होता है हमारा मीटर। तो मेरा सबसे पहला वर्क क्या होगा, इस किलोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना होगा मीटर में, और आप काफी सिंपली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्या होता है देखो, 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 5 है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर हमें पता है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही क्या हुआ, 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सही है। तो 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 8। आप क्या करते हो, दोनों भी पावर्स की एडिशन कर दोगे तो 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा, और यूनिट कन्वर्ट होके हो जाएगा इस बार मीटर। आई होप आपको मैंने जो यह समझाया वो समझ में आ चुका है। तो आपको जब भी वैल्यू केजी में दी है उसको आप वैसे ही रखोगे, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। बट अगर आपको वैल्यू किलोमीटर में दी है तो उसको पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने वही किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और किलोमीटर को मीटर में करने के लिए आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मींस आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सभी वैल्यूज को मुझे पता है, इन वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर या फिर इस फॉर्मूले के अंदर। तो सबसे पहले तो g की वैल्यू पुट करनी है। g की वैल्यू मुझे पता है 6.7 into 10 to the power minus 11. Then value of m, that is the mass of earth, which is 6 into 10 to the power 24 kg. Then the mass of moon, that is 7.4 into 10 to the power 22 kg. Then in denominator we will have to put the value of distance, which is given as 3.84 into 10 to the power 8. Okay, but I will have to take the square of this value, that means we have to multiply this number twice, है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते समय हमें क्या करना होता है, उसी नंबर को 2 बार एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगर क्यूब करना है तो आप उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, सही है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा है, इसलिए जो भी डिस्टेंस है उसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दो, सही है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करते समय आपको कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज यहाँ पे भी करना होगा। कौन से हम लोग यूज करते, जैसे मैंने यहाँ पे किया था 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 5 प्लस 3 8 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी आप कहाँ इसको यूज कर सकते हो वो हमें देखना है। तो जैसे 10 टू द पावर -11 है, 10 टू द पावर 24 है, और 10 टू द पावर 22 है। ये सभी नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, मतलब उनके पावर्स की क्या हो जाएंगी, एडिशन हो जाएगी। तो देखो करके देखेंगे हम लोग। तो बाकी जो टर्म्स है उसको तो आपको सिंपली सॉल्व करना ही है। जैसे 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, ये नंबर्स को तो आपको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके ही निकालना होगा। बट बाकी के जो नंबर्स है इनको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 10 टू द पावर 24 इंटू 22 कितना हुआ, 24 में 22 ऐड करो और उसमें से 11 माइनस कर दो, कितना आएगा बताओ, चैट बॉक्स इसका सही है। तो यहाँ पे आपको एक चीज को नोटिस करना होगा, इनका पावर जो है वो तो आप ऐड करोगे तो सही है, जैसे 24 प्लस 22 प्लस -11 है ना। तो यहाँ पे प्लस करोगे तो देखो करके दिखता हूँ मैं, 24 में अगर 22 ऐड कर दिए तो ये तो हो जाएगा मेरा 46, सही है ना। बट इसमें से इस 11 को मुझे माइनस करना होगा क्योंकि इसका एक्चुअल साइन निगेटिव है ना। तो ये मेरा होना चाहिए 35। तो जिन्होंने भी 35 बोला है उनका एकदम सही है ना। तो मैं इसको जो भी इसका आंसर है वो यहाँ पे नीचे भी लिख देता हूँ। तो 10 टू द पावर कितना आया मेरा, 35 आया। और डिवाइड में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8, मतलब फिर से 10 टू द पावर 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 16, सही है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई मुझे करके बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। 6.7 को 6 से मल्टीप्लाई करो एंड देन 7.4 से मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आती है मुझे बताओ। 297.48, सही है आपका, मतलब ऊपर वैल्यू आनी चाहिए 297.48।
48, ठीक है, और 10 टू द पावर 22। डिवाइड में क्या आना चाहिए, 3.84 को 3.84 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, 3.84 इंटू 3.84, कितनी वैल्यू आती है डिवाइड में, बताओ कितनी आती है, 3.84 इंटू 3.84, क्या वैल्यू आनी चाहिए, 158, नहीं आती, कितनी वैल्यू आ रही है, 14.74, हाँ एकदम सही है कार्या, 14.74, ठीक है, और डिवाइड में मेरे पास में नंबर है 10 टू द पावर 16, सही है ना। अभी हमें क्या करना है, देखो ये जो नंबर है इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना होगा, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, जैसे अगर ये पॉइंट को मैं 2 नंबर आगे बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 29748, 2 नंबर्स आगे चले गए हैं, मतलब यहाँ पे मैंने 2 पावर्स को यूज कर लिया है, तो 2 पावर मेरे यहाँ पे कम हो जाएंगे, समझ में आ रहा है कि आपको, 297.48 था, मतलब मल्टीप्लाई बाय मुझे 100 करना होगा ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करने के लिए मुझे 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 टू द पावर 22 में से 2 कम हो जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 10 टू द पावर 20। नीचे भी सेम वही करना है, 14.74 का हो जाएगा 1474, और यहाँ पे भी 2 पावर जो है वो कम हो जाएंगे, मतलब 10 टू द पावर हो जाएगा 40, समझ में आया आपको। इसके बाद में आप क्या करोगे, ये जो मेरे पास पूरा नंबर है कौन सा, 29748, इसको 1474 से डिवाइड करो, तो इसका कितना आंसर आता है वो मुझे बताओ। मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका कैलकुलेशन पूरा चेक होगा, है ना, इसमें आपको काफी कैलकुलेशन करना होता है, और जो आप कर पाओगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। करके देखना आपको, 29748 डिवाइड बाय 1474, 29748 डिवाइड बाय 1474, क्या आंसर आता है मुझे बताओ। यस नया सही है, 20.18 इज द आंसर, आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए 20.18। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये कैलकुलेशंस करने ही होते हैं, 20.18 सही है, और इसके साथ साथ जो सामने वैल्यू है इसको भी सॉल्व करना होगा, 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 14, तो जब भी आप डिवाइड करते हो पावर की सब्ट्रैक्शन होगी, मतलब 20 में से 14 चले गए तो यहाँ पे बचेगा 10 टू द पावर 6, है ना। बट ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट सिर्फ एक नंबर के बाद ही होना चाहिए, तो वही मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.018, हाँ यहाँ पे 10 टू द पावर 35 को मैंने डायरेक्ट 22 लिख दिया इधर, हाँ वही तो बोलो, यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी हमारी 35 है ना, और 35 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे आएगा 35, और 35 में से 2 गए थे तो ये हो जाएंगे 33, सही है, ध्यान देते जो आप लोग भी, और ये तो सही है, नीचे का तो सही था। 33 में से 14 गए, कितने बचेंगे, 33 में से 14 गए 19, है ना, सही है क्या, 19, ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, तो ये हमारा जो पावर है 10 टू द पावर 20 यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इस बार क्या किया, डिवाइड किया है, तो पावर एक नंबर बढ़ जाएगा, तो 10 टू द पावर हो जाएगा 20, ये हमारी वैल्यू है फोर्स की, तो यूनिट आपका आना चाहिए न्यूटन, ठीक है, 2.018 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन, इस तरह का आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको कैलकुलेशन काफी अच्छे से करना आना चाहिए, और इसीलिए आपको ये क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस में दिए होंगे एक्सरसाइज के अंदर, उनका आप अच्छे से मतलब सॉल्व करके देखो उन सभी क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप करके देखोगे तभी ये कैलकुलेशन कर पाओगे। इसमें आपका एक्सपोनेंट भी अच्छा होना चाहिए, डिवीजन आपको करना आना चाहिए अच्छे से, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो था ये था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करने के रिलेटेड। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है वो समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग जो है आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और इसके ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आप
घर पे ट्राई करके देखो, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको जाता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर उस क्वेश्चन को या फिर उस न्यूमेरिकल को यहाँ पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर आ रहा है वो है फ्री फॉल। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या अभी भी? अगर है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर किसी भी स्टेप के अंदर कुछ डाउट होगा तो उसको मैं कवर कर देता हूँ। नो डाउट, ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अभी जाते हैं। वो टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहाँ पे कवर करना है वो है फ्री फॉल। अभी फ्री फॉल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। जैसे देखो ये मेरे पास में जो है ये मार्कर पेन है अभी, है ना। ये मार्कर पेन को मैंने क्या किया, इस साइड से यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, हमें मालूम है, और नीचे ही जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पीरियड के अंदर हमने पढ़ा था कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे अर्थ का मास तो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस मार्कर पेन, एंड दैट इज व्हाई द मार्कर पेन इज गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ, नॉट द अर्थ कमिंग टुवर्ड्स द पेन, है ना। तो यहाँ पे हमने समझा था कि अर्थ के मास की वैल्यू बहुत ज्यादा होने के कारण ये जो मार्कर पेन है वो अपने अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो अर्थ की तरफ मूवमेंट करता है, सही है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पेन के ऊपर सिर्फ अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स ही अप्लाई हो रहा है कि इसके अलावा भी और कोई चीजें हैं जो उसको अपोज करती हैं या फिर उसको अपनी तरफ खींचती हैं? कोई बता सकता है क्या कि सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, कि इसके अलावा भी और कोई फोर्सेस है जो इस पेन के ऊपर अप्लाई होते हैं? अगर कोई किसी को पता है तो मुझे प्लीज बताओ। ग्रेविटी एंड एयर फ्रिक्शन, ओके। और when an object falls towards earth with its force only, then it is called free fall, okay। तो इस केस में जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें कौन से फोर्स हैं जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होंगे और जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ आ रहा है? मैंने तो बता दिया आपको, एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा, बट इसके अलावा और क्या हो सकता है? मनीष बोल रहा है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, ओके। और कोई चीज है क्या? एक्सेलरेशन, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। और कौन सी चीजें हैं जिनका इन्फ्लुएंस होगा उस पेन के ऊपर व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ? तो एक जो तनुज ने बताया था कि एयर फ्रिक्शन का उसके ऊपर इफेक्ट होगा, ये तो आंसर आपका एकदम सही है, बट इसके अलावा भी और एक फोर्स होता है, अगर कोई जानता है तो प्लीज बताओ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो मैं बता देता हूँ, जो हमारे पास में हम लोग अभी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है फ्री फॉल, ठीक है। अभी इस फ्री फॉल को थोड़ा सा समझेंगे। तो फ्री फॉल होता है क्या, मैंने अभी बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ, जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स एन अनदर ऑब्जेक्ट विद ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, मतलब अगर उस केस में जो ऑब्जेक्ट है हमारे अर्थ की तरफ आते समय उसके ऊपर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, इसके अलावा और कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो तब आप उसको बोलते हो फ्री फॉल, है ना। मतलब अगर ये जो मेरा पेन है ये सिर्फ अर्थ की तरफ जा रहा है तो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जाना चाहिए, उसके अलावा एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए या फिर और भी ऐसे कोई फोर्सेस नहीं होने चाहिए जो इसको अपोज करें। तो और भी कौन से तो भी फोर्सेस नहीं होने चाहिए, तो ये और भी का मतलब क्या है उसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। तो मैं आपको एक सिंपल से रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग कभी पानी में तैरने के लिए गए हो? कौन कौन गया है? किन किन बच्चों को पानी में तैरने का एक्सपीरियंस है या फिर वाटर में कभी गए हो? भले ही नहाने के लिए गए होंगे तो भी चलता है। भूमिका कभी पानी में गई? ठीक। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, आप लोग वाटर के अंदर जाने के बाद और वाटर से बाहर निकलने के बाद
अपने वेट में या फिर अपने बॉडी के अंदर कुछ महसूस करते हो क्या? आपको कुछ चेंजेस ध्यान में आते हैं क्या उस केस में? लाइटर, ओके, सही है। आकांक्षा को अपना वेट थोड़ा सा कम हुए जैसा लगता है जब वो वाटर के अंदर जाती है, ठीक है। और भी किसी ने ऐसा कुछ महसूस किया है या इसके अलावा और भी कुछ महसूस किया है? एयर ट्यूब के साथ वाटर पार्क में जाने से कोई फायदा नहीं। ओके, बताओ। डिफिकल्टी टू मूव, खुशी को मूवमेंट करने में वाटर के अंदर डिफिकल्टी होती है एज कंपेयर टू एयर, सही है। आकांक्षा ने अभी बुक में देख के पता लगाया कि बयान फोर्स होता है। लाइटर इन वाटर एंड हेवी आउट ऑफ द वाटर, सही है, ठीक है। तो सही जा रहे हो आप लोग। तो मैं वही आपको बात बताना चाहता था कि जब भी आप वाटर के अंदर जाते हो तो उस समय आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका वेट काफी कम हो चुका है ना। जितने मतलब आप अगर बाहर जमीन के ऊपर आप खुद जंप लगा के देखो और उसी तरह से आप वाटर के अंदर देखो तो आप देखोगे कि वाटर में काफी ऊपर तक आप जा पाओगे काफी इजीली, आपको उतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जमीन के ऊपर आप उतने लंबी लंबी जंप्स को मतलब आप हो सकता है कि आप लगा भी ना पाओ उतनी लंबी जंप्स, है ना। उसके बाद जब आप पानी से बाहर निकलते हो तो आपने देखा होगा कि सडनली आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका पैर जो है इतना भारी हो चुका है कि आपको पैर उठाने में दिक्कत हो रही है। ऐसा आपने महसूस किया होगा? अरे वाह, तो आप जब भी पानी के बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो बाहर निकलते समय क्या हो जाएगा, आपको ऐसे महसूस होगा कि आपके पैर जो है वो सडनली काफी भारी हो चुके हैं। ऐसा लगेगा कि ये तो आपके पैर है नहीं, आपके पैरों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा हेवी मटेरियल बांध दिया गया है, ऐसा आपको महसूस होता है ना। काफी लोगों ने ये चीजों को एक्सपीरियंस किया होगा। मतलब आपका वेट बढ़ चुका है ऐसा आपको लगता है, बट ऐसा होता कुछ भी नहीं है। आपका वेट जितना बाहर रहेगा उतना ही पानी के अंदर भी रहना चाहिए, वो तो चेंज नहीं होगा ना। मतलब पानी के अंदर ऐसी कोई तो भी चीज है जो आपको क्या करती है, ऊपर की ऊपर मतलब ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे ना आए, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाए, ऊपर की तरफ जाए, है ना। तो ये जो एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ पानी के अंदर नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है ये हर एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बयान्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? बयान्सी बोलते हैं। आपने जो बयान फोर्स अभी अभी आकांक्षा ने चैट बॉक्स में लिखा था वही ये बयान फोर्स है। जो बयान फोर्स हर एक फ्लूइड के अंदर महसूस आप कर सकते हो। मतलब फ्लूइड कौन सा होता है? फ्लूइड मतलब जो फ्लो हो सके। क्या क्या फ्लो हो सकता है? तो वाटर फ्लो हो सकता है ना। हर एक लिक्विड, कोई भी लिक्विड रहे, आपके पास में हनी है, आपके पास में ऑयल है, अगर आप कहीं भी उसको डाल दोगे तो वहां से फ्लो होते हुए निकल जाएगा। एयर है, आपने देखा है कि एयर जो है आपके रूम के अंदर हर एक छोटे छोटे कॉर्नर से लेके तो हर एक प्लेस तक फैल चुकी है। उसको आपने एक जगह बोल दिया कि यहाँ पे खड़े रहो, इधर बैठे रहो, तो बैठ के रहेगी क्या? नहीं ना, वो हर जगह पे फ्लो हो जाएगी। वाटर का भी वैसा ही है। तो जो भी ऑब्जेक्ट फ्लो हो सकता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड, और जो भी फ्लूइड होता है उसके अंदर जो फोर्स होता है उस फोर्स को बोला जाता है बयान फोर्स, या फिर उस प्रॉपर्टी को हम लोग बयान्सी भी बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत या फिर इस आप बोल सकते हो इस फोर्स के कारण जो भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर होता है उसको ये फोर्स महसूस होता है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करे। समझ में आया आपको? अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पेन है वो नीचे की तरफ आते समय उसके ऊपर कौन से फोर्स अप्लाई होंगे, तो पहला तो फोर्स था ग्रेविटेशनल, जिसके कारण ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरा है एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि आजू बाजू में जो एयर है वो क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को इजीली नीचे की तरफ ट्रैवल नहीं करने देगी, वो कोशिश करेगी कि ऑब्जेक्ट कहीं बीच में रुक जाए। और थर्ड फोर्स जो कौन सा था, बयान फोर्स, जो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को और ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा। सही है। तो ये तीन फोर्स है जो हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है ना। अभी यहां से एक और चीज को हमें समझना है कि ये जो फ्री फॉल का कंसेप्ट है ये कहां पे आएगा और कहां पे हम इसको महसूस कर सकते हैं, उसको समझेंगे। अगर आप अर्थ के ऊपर बात करो तो अर्थ के ऊपर आपको बयान फोर्स तो हमेशा मिलेगा, एयर रेजिस्टेंस हमेशा मिलेगा। मतलब फ्री फॉल वाली कंडीशन आप अर्थ के ऊपर महसूस कर ही नहीं सकते। तो इसको अगर महसूस करना है, मतलब अर्थ के ऊपर महसूस कर सकते हो, बट उसको एक महसूस करने के लिए या फिर उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको कुछ अलग तरह का एक आप बोल सकते हो कि एक एनवायरमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया, समझ लो मेरे पास में एक बहुत बड़ा एक बॉक्स है, काफी बड़े साइज का, ठीक है।
इमेजिन करना है आपको, हमारे पास एक काफी लार्ज साइज का एक काफी बड़ा सा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, एक है मेरे पास में एलिफेंट, है ना, भाई मेरे को अच्छे से डायग्राम निकालनी तो आती नहीं है, मैं क्या करता हूँ इधर एलिफेंट ही लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे पास में एक काफी बड़े साइज का एलिफेंट है और एक मेरे पास में लीव है, ठीक है। ये भी दिखता है कि नहीं दिखता है, मेरे पास एक एलिफेंट है और एक है मेरे पास में लीफ, जो कि आप पेड़ का जो भी तोड़ के यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और इसको काफी हाइट तक मैं लेके गया, समझ लो 5वीं मंजिल तक। और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर से मैंने क्या करी, पूरी एयर को यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब लगा दिया, वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप से मैंने इसके अंदर की पूरी एयर बाहर सक आउट कर ली, बाहर पूरी एयर को वहां से निकाल दिया। और अभी ये जो बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट है, एक है एलिफेंट और दूसरा है आपका लीफ, ठीक है। इसके अलावा उसमें ना तो एयर है ना कुछ है, मतलब पूरा वैक्यूम है इसके अंदर। तो उस केस में अगर मैंने इन दोनों चीजों को एट द सेम टाइम ऊपर से छोड़ दिया, एलिफेंट को भी मैंने ऊपर से छोड़ दिया, क्रेन से पकड़ के रखा था, और इस लीफ को भी मैंने छोड़ दिया, तो आप देखोगे अगर 2 सेकंड के अंदर एलिफेंट नीचे आके गिरता है तो उतने ही 2 सेकंड के अंदर लीफ भी नीचे आके गिरेगा। जबकि ये चीज आपकी अर्थ के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद ही बोल सकते हो, अगर मैं एलिफेंट को और लीफ को एक साथ नीचे की तरफ छोड़ूंगा तो आप देखोगे कि एलिफेंट का वेट ज्यादा होने के कारण वो सडनली नीचे आके गिर जाएगा, बट लीफ जो है वो ऐसे तैरते हुए धीरे धीरे नीचे आएगा, सही है ना। बट ये केस आपको फ्री फॉल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके अंदर एयर है, उसके अंदर बयान फोर्स है, जिसके कारण लीफ जो है वो इतनी इजीली नीचे की तरफ ट्रैवल नहीं कर पा रही है। बट जब आप एक वैक्यूम, मतलब एक वैक्यूम क्रिएटेड, अगर आप किसी हॉल की बात करो या फिर वैक्यूम क्रिएटेड किसी बॉक्स की बात करो, तो उसके अंदर ना तो कोई एयर है, ना कोई बयान फोर्स है, ना कुछ है। तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि एलिफेंट और लीफ दोनों भी एट द सेम स्पीड ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, है ना। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि ये जो फ्री फॉल की कंडीशन है, इस फ्री फॉल की कंडीशन के लिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं है ना। क्योंकि अगर मास का इफेक्ट होता तो एलिफेंट स्पीड से नीचे आता और लीफ को नीचे आने के लिए काफी समय लगता, बट वैसा नहीं होगा, क्योंकि इस केस में कोई भी अपोजिशन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बयान फोर्स नहीं है। तो उस केस में दोनों ऑब्जेक्ट एक सेम स्पीड से आपकी अर्थ की तरफ आते हुए आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई होता है, वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया। तो ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। समझ में आया आपको। तो आई होप ये जो फ्री फॉल का कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है वो अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। अगर कुछ डाउट है इस कंसेप्ट के अंदर तो अभी भी पूछ लो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो यस लिखो, समझ में नहीं आया है तो नो लिखो, नो। ओके, चलो अच्छी बात। इसके बाद हमें एक कंसेप्ट को समझना है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जो हमें नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे समझना है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आपको समझ में आता है क्या? कोई बता सकता है कि वेलोसिटी क्या चीज है, किसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, बता सकता है कोई? माइक ऑन करके भी बता सकते हो वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सही है। और कोई? स्पीड एट विच समथिंग मूव, किसी भी स्पीड पे जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सही है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, सही है। तो सिंपली हम लोग वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या ले सकते हैं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट कर रहा है तो उस केस में उसकी जो भी स्पीड होगी, मतलब डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और उस केस में अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो भी स्पीड आपको दे रहा है वही उसकी होती है वेलोसिटी, है ना। तो स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट वी कैन से एज अ वेलोसिटी।
सेकंड जो चीज हमें यहाँ पे समझनी है वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? एक्सेलरेशन सही है नहीं आपका? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, माइक ऑन करके भी बता सकते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सही है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? आपने सिंपल अगर आप रियल लाइफ के साथ कंसीडर करके देखो तो आपने बाइक चला ली है ना, बाइक चलाई है, आप साइकिल भी चलाते हो, कोई कार भी चलाता होगा। तो ये जो हम लोग बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं, उसकी स्पीड को हम कभी कभी कम ज्यादा करते हैं, है ना। अगर आपका सामने रोड पूरा ओपन है, आप कहीं भी जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आपकी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज कर दोगे। मतलब आपने क्या किया है? अल्टीमेटली एक्सेलरेट किया है ना, गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। सेकंड आप क्या कर सकते हो? कभी अगर आपके सामने सडनली कोई एक डॉग आ जाता है या फिर कोई ऑब्स्टेकल है जिसके कारण आपको गाड़ी की स्पीड को कम करना पड़ रहा है, तो आप क्या करते हो? ब्रेक अप्लाई करते हो, जिससे स्पीड कम हो जाती है। तो ये भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन दो तरह से किया जा सकता है, या तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो या फिर स्पीड को कम कर सकते हो। बढ़ाने की चीज को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, इस तरह से भी उसको बोल सकते हैं। फिर निगेटिव एक्सेलरेशन भी आप उसको बोल सकते हैं, सही है। मतलब यहां से एक जो नया कंसेप्ट निकल के आता है कि एक्सेलरेशन कब आएगा? फिर एक्सेलरेशन उस कंडीशन में आएगा जिस कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप क्या करो? वैरी करो। समझ में आ रहा है? मतलब अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वैरी होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। वो एक्सेलरेशन हो सकता है या फिर रिटार्डेशन हो सकता है, व्हाटएवर इट मे बी, है ना। बट होगा कब? जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। अभी इस कंसेप्ट को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं उसको थोड़ा सा समझो। तो मैंने क्या बोला, ये जो पेन है इसको मैंने छोड़ा और ये पेन क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ जा रहा है। बट अगर आप इसको अच्छे से, मतलब आप इसको अगर मॉनिटर करो, इसको अच्छे से देखो, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां से अगर पेन नीचे की तरफ जा रहा है छोड़ने के बाद, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ नहीं जाएगा, उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब क्या होगा? डायरेक्शन तो सेम ही है ना। अगर यहां से मैं उसको छोड़ दूं तो एक सेम डायरेक्शन से नीचे की तरफ जाएगा, वैसे जिगजैग करते थोड़ी ना जाएगा। बट उसकी स्पीड जो है उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। आप रियल लाइफ में नेकेड आई से शायद उसको ना देख पाओ, बट उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। और इससे इसका मतलब क्या होगा कि इस फोर्स के कारण यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन आ रहा है। समझ में आया आपको? ग्रेविटेशनल पुल के कारण या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस पेन के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है ना। तो उसी एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर इसको आप जी से भी डिनोट कर सकते हो। समझ में आया क्या? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या कंसेप्ट है? देखो, एक्सेलरेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। उसके नाम से तो पता चल रहा है आपको। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन आता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसको किस तरह से एक्सेलरेशन आता है वो तो मैंने आपको अभी समझाया। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो उस केस में उसकी जो वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू, वो कुछ ना कुछ तो वैरी करेगी, मतलब एक्सेलरेशन होगा। और वही एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे समझना है, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी एक्सेलरेशन को निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? फोर्स था। और फोर्स का मुझे फॉर्मूला पता है, बता सकता है क्या कोई फोर्स का फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला बता सकता है कोई? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है, कारिया को पहले बता देता। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। काफी सिंपल है। और एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे कौन से नंबर से नोट कर रहा हूँ? किससे नोट कर रहा हूँ? जी से। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। अभी मैं क्या करता हूं, जो फॉर्मूला मैंने इसके पहले पढ़ लिया था फोर्स का, वो क्या फॉर्मूला था वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। दिखाओ, देखो क्या फॉर्मूला था?
G इज इक्वल G इंटू M बाय डी स्क्वायर। सही है ना? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला सही लिखा ना मैंने। अब क्या होता है G इंटू M बाय डी स्क्वायर, और ये जो mg है इसको तो मैं वैसे ही लिखता हूं। समझ में आया? अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इक्वल टू से लेफ्ट में भी m लिखा हुआ है, इक्वल टू के राइट में भी m लिखा है, इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। तो g की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? g इंटू एम बाय डी स्क्वायर। तो यहां से मैंने जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम बाय डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो जितना कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको समझाया, वो कंसेप्ट में अभी भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग आज के क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। और कुछ डाउट है तो फिर आप उसको नोट डाउन करके भी रख सकते हो, नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम उसको भी कवर कर सकेंगे। ठीक है ना? है क्या कुछ डाउट? डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस की जगह पे आप R2 भी लिख सकते हो, R2/2 लिख सकते हो। जैसे ये जो है डिस्टेंस, मतलब आप समझ लो ये मेरी अर्थ है ना, ये मेरी है अर्थ और ये मेरा है ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, वो ऑब्जेक्ट जो होता है अर्थ के ऊपर होता है, काफी ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है। तो उस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को आप डिस्टेंस अगर मेजर करना चाहो तो डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल से उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। बट रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसके रिलेटेड ये जो डिस्टेंस होगा, जैसे ये मेरी रेडियस ऑफ अर्थ जो है, वहां से मैं इस पेन को इतना ऊपर लेके आया हूं, तो ये कितना डिस्टेंस होगा? ज्यादा से ज्यादा 14 या 15 फीट होगा अगर ग्राउंड फ्लोर से देखा जाए तो। मतलब कंपैरेटिव टू रेडियस ऑफ अर्थ ये वैल्यू काफी कम है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस ना लिखते हुए g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है ना? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ के ऊपर ही है, तो रेडियस को आप यहाँ पे मेजरमेंट करके लिख सकते हो। तो उस तरह से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डी स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों भी चीजें आपकी सही है। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना? और अगर कुछ बीच में डाउट आया भी होगा तो मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आज या फिर कल, है ना? तो उसमें भी आप उसको फिर बाद में देख सकते हो। तो आई होप, ठीक है, तो आज के लिए हमारा यहाँ पे हम लोग खत्म कर देते हैं क्लास। ठीक है, थैंक यू।